रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 1 अप्रैल 2024 के प्रमुख समाचारों को, 3 प्रमुख मुद्दों को देखते हैं। आज 1 अप्रैल है और आज से एक नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो गया है। ठीक है, उस पर चलो कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज जो 3 मुद्दे चर्चा करनी है या जो प्रमुख रूप से चर्चा में है वह है, एक है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा तीवू द्वीप विवाद या कच्चा तीवू द्वीप विवाद। हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री जी अभी अपने तमिलनाडु के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी के ऊपर जो है ये आरोप लगाया है कि 1974 में जो है इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं तमिल के राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसको हम फिर बार बार चर्चा में रहता है, इसको फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, कहाँ अवस्थित है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा जो मुद्दा है वो है कि जापान का फुकुशियामा संयंत्र जो है उसमें से जो दूषित जल है उसको समुद्र में छोड़ने का मुद्दा, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे ये तो 2021 के बाद से प्लान बन गया था और धीरे धीरे पिछले साल से ही जापान ने छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन चीन को लेकर जो है, चीन इसको लेकर काफ़ी आपत्ति थी और उस पूरे क्षेत्र से जो है सी फूड के निर्यात पर रोक लगा रखा था। और ऐसे में जापान ने जो है चीन के साथ कह सकते हो कि जो है उसका शंका समाधान के लिए या संबंध बहाली के लिए कि इस मुद्दे पर उसे राजी कराया जा सके, उसके साथ साथ अधिकारी वार्ता शुरू किया है। तो पुनः यह मुद्दा चर्चा में हो गया है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे। तीसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है वायोकाम या वैकोम सत्याग्रह। यह एक भारत में कहा जाता है जो मंदिर आंदोलन या मंदिर सत्याग्रह है, उसकी शुरुआत इसी सत्याग्रह से हुई है। ये केरल के त्रावणकोट में स्थित एक मंदिर शहर था वायकोम, और 30 मार्च 1924 को से ये जो है सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो 604 दिन तक चलता रहा था। ऐसे में इसके पूरे 100 वर्ष जो है 30 तारीख को पूरे हुए हैं, तो इसको हमें जानना जरूरी है क्योंकि एक प्रमुख जो है आंदोलन रहा है, खासतौर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेके। ठीक है, और फिर हम जैसे हर बार की तरह इसी से जुड़े हुए 5 MCQ क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको उस पर बता देंगे, लेकिन उसके आंसर या उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, उसको आपको खुद को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। देखिए, ये कच्चा तीवू द्वीप का स्थित जो है ये वहाँ पे एक चर्च है, सेंट पीटर चर्च, और देखा जाए तो एकमात्र एक वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट है जहाँ पे हर साल ईस्टर के त्यौहार पे श्रीलंका और भारत के दोनों तरह के मछुआरे वहाँ पे या ईसाई समुदाय के लोग जाते हैं। फिलहाल ये श्रीलंका के जो है कब्जे में है या श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है। पहले ये कह सकते हो कि इसको अगर देखा जाए तो 14वीं शताब्दी के आसपास जो है ये इसका थोड़ा सा उभार आता है एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। बहुत छोटा सा द्वीप है, 1.5 किलोमीटर बाई 300, जो सबसे चौड़ा जगह है वो 300 मीटर चौड़ा है। इनहैबिटेड है, पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी यह कहीं न कहीं जो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवाद का रहा है। आज से बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से विवाद रहा है, और हाल ही में ये विवाद में क्यों आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा कि जो है एक पूर्व विपक्षी पार्टी ने जो है इसको श्रीलंका को दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको समझेंगे कि चर्चा में है कहाँ पे स्थित है, ये विवाद कैसे रहा है, इसको कैसे हल किया गया है, और यानी किस समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपा गया है, और इसको उस समय श्रीलंका के होने वाले गृह युद्ध का जो है इस विवाद में क्या प्रभाव रहा है, और श्रीलंका के जो है तमिलनाडु की सरकार या तमिलनाडु राज्य में इस द्वीप को देने को लेकर क्या स्थिति रही है या क्या विचारधारा रही है कि जिसके कारण ये वहाँ पे एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है जरा समझते हैं। तो प्रधानमंत्री ने रविवार 31 मार्च को एक एक्स पे एक न्यूज़ से रिपोर्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक समाचार पत्र में एक RTI के हवाले से जो तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्राप्त किया था, उसमें ये पता चला था कि 1974 में इस द्वीप को जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ठीक है, और इसके आधार पे जो है कहीं न कहीं उस समय की सरकार यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के,
ऊपर जो है जो है वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने तमिल भावनाओं को ध्यान बगैर दिए है श्रीलंका को एक तरफा सौंप दिया है, हमारे मछुआरों के हितों को ध्यान में नहीं दिया है। ठीक है, और ये एक बार फिर से ये मुद्दा हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है या कच्छातीबू द्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए कच्छातीबू द्वीप, इसको अगर हम देखें मैप को, तो ये हमारा रामेश्वरम है और ये मन्नार आइलैंड है और यहाँ पे जो है जाफना है और ये रहा छोटा सा कच्छातीबू। यहाँ से 32-33 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से जो है नहीं, यहाँ से जो है यहाँ से 24 या 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये श्रीलंका का है और यहाँ से भारत का, और ये अभी भी जो है इसको 74 के बाद इसे श्रीलंका को दे दिया गया है और ये पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरूमध्य या पाक की खाड़ी में जो है स्थित है, यानी मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी में स्थित है। और यह देखा जाए तो कच्छातीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरूमध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र वो जो चर्च है सेंट पीटर चर्च वही स्थित है और बाकी और कोई आवास नहीं है, क्योंकि वहां पे पीने का पानी नहीं है। जो लोग जाते हैं वो पीने का पानी अपने साथ लेके जाते हैं। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक नहीं है और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर यह 300 मीटर से थोड़ा अधिक चौड़ा है। तो आप सोचिए कि 1.5 किलोमीटर लंबा और सबसे चौड़ा जहां है 300 मीटर है, उसको लेकर जो है विवाद क्यों हो रहा है, उसको अगर समझेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि यह भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर यानी रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है और श्रीलंका के उत्तरी सिरे जाफना से 62 किलोमीटर और एक उसका डेल्फ द्वीप है उससे मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ पे कोई हैबिटेट नहीं है, सिर्फ एकमात्र संरचना 20वीं सदी की प्रारंभिक कैथोलिक मंदिर है सेंट एंथोनी चर्च, जिसमें हर साल ईस्टर होता है तो वहां पे श्रीलंका और भारत दोनों के मछुआरे जाते हैं या जो ईसाई संप्रदाय के वहां के लोग हैं। और ये अधिवास के लिए, अस्थायी अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पे जल का स्रोत नहीं है। तो फिर ऐसा टापू जहाँ पे जो कि लंबाई में देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर अधिकतम लंबा है और अधिकतम चौड़ा जो है 300 मीटर है, कोई वहां रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक महत्व है। खास तौर से भारत के जो मछुआरे हैं या भारत श्रीलंका के बीच जो मछली पकड़ने वाली चीजें हैं उसको लेकर जो है वो मुद्दा जो है बना हुआ है। ठीक है, आते समझते हैं कि इसमें जो मामला क्या है, इसका विवाद क्या है। तो देखिए ये एक जो द्वीप है ये ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था, इसके बाद प्रारंभिक मध्यकाल से लेकर जो है इस पे श्रीलंका का कब्जा रहा है। 17वीं शताब्दी में यहाँ पे एक रामनाथ जमींदारी आई थी, क्योंकि रामनाथपुरम जो है वहाँ पे उसके कारण ये जो है कब्जे में रहा था और बाद में ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हो गया था। हालांकि 1921 में श्रीलंका में भी वहाँ पे शासन था और भारत में भी शासन था और इन दोनों में व्यवस्था हुआ कि इसको सर्वे करके जो है देखा जाए और अंततः ये माना गया कि ये श्रीलंका के ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि उस समय की भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन लोगों ने इसका विरोध किया था और ये फिर मुद्दा चलता रहा और ये 1974 तक ये विवादित रहा और 1974 में इस द्वीप को किसे सौंप दिया गया? श्रीलंका को। भारत श्रीलंका जो समुद्री समझौता हुआ था उसके तहत श्रीलंका को सौंप दिया गया था। अब ये है कि कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंपना, तो देखिए 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसे श्रीलंका को सौंपा था भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत। तो यानी जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है वो सही है और इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी ने ही इसको सौंपा था। लेकिन उनके जो इस द्वीप को सौंपने के पीछे मंशा थी वो ये थी कि पहले इसका स्ट्रेटेजिक महत्व कोई बहुत ज़्यादा था नहीं, जैसे बताया कि बिल्कुल निर्जन है, वहाँ पे एक इमारत है वो चर्च है, पीने के लिए पानी नहीं है, अस्थायी अधिवास के लिए नहीं है। लेकिन उस समय अनुमान नहीं लगाया गया था कि जो है कभी ये भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण हो सकता है। और दूसरे, इंदिरा जी ने समझा कि इसके तहत जो है जो हमारा पड़ोसी दक्षिणी पड़ोसी है उसके साथ संबंध को बेहतर बना लिया जाएगा। हालांकि जब ये समझौता हुआ था तो उसमें ये भी कहा गया था कि उस वहाँ पे जो
तमिल मछली पालन वाले, भले वो श्रीलंका को दिया गया था, तमिल मछुआरों के लिए जो है मछली पकड़ने और वहां पे रुकने और सब करने का अधिकार था है, लेकिन उसको जो है श्रीलंका ने समझा कि सिर्फ वहां के मछुआरे वहां पे जाके विश्राम कर सकते हैं, अपनी जाल आदि सुखा सकते हैं, मछली नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसा उसने किया। बाद में एक 1976 में एक और समझौता होता है और उस समझौते में ये कह दिया जाता है कि अपने एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है मछली नहीं पकड़ी जा सकती है, जिसके बाद जो है ये एक तरह से ये अनिर्णित रह गया, क्योंकि ये अगर देखा जाए कच्छ द्वीप तो दोनों के ईईजी के बिल्कुल एकदम किनारे किनारे पे स्थित है। हालांकि अभी उसका जो कानूनन पहलू है वो ये है कि वो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि हमने एक समझौते के तहत दिया है। लेकिन ये विवाद जो शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो श्रीलंका में उस समय जब गृह युद्ध चल रहा था, आप श्रीलंका लिट्टे टाइगर तमिल और इस तरह का, तो श्रीलंका की सेना जो है या नौसेना वो अपने उसी में उतनी उलझी हुई थी कि वो इस पे अपने समुद्री सुरक्षा पे, बाह्य समुद्री सुरक्षा पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उस दौरान जो तमिल मछुआरे थे वो बढ़िया उस द्वीप के क्षेत्र में जाके या श्रीलंका के जल क्षेत्र में जाके मछली पकड़ते रहते थे। लेकिन जब 2008 में वहां पे शांति आ गई तो फिर वहां के जो मछुआरे, जो वहां की सेना है, वो उन्होंने कड़ाई करना शुरू किया और उन्होंने कई सारे भारतीय मछुआरों को पकड़ा और वो घुसपैठ को एक तरह से रोकना, चूंकि वो समझौता है 1976 का कि हम किसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आ सकते हैं, तो उसको लेकर ये चीजें चल रही थी। और कई बार तो जो ये नौसेना पकड़ती है श्रीलंकाई, वो मारपीट करती है, उत्पीड़ित करती है, कई बार जान गई है। और ये जब जब ये मामला होता है, जब जब श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ती है, तब तब तमिलनाडु में ये एक कच्छा टीबू द्वीप का मुद्दा फिर से गर्म हो जाता है। तो अब ऐसे में प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार की क्या इसको लेकर स्थिति है। तो देखिए, जब ये दिया गया था 1974 में, तब भी जो है तमिलनाडु की सरकार से नहीं पूछा गया था, उसको लेकर विरोध है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो भारत के अधिकारता क्षेत्र में लंबे समय तक रहा है। और जब 2008 जयललिता जी वहां की मुख्यमंत्री बनती हैं, अब तो खैर नहीं है, तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था कि यह जो भारत सरकार ने ये दिया है अपना हिस्सा, वह गलत है। बगैर संविधान संशोधन के भारत का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है, इसका उल्लंघन किया गया है। फिर जब वो 2011 में मुख्यमंत्री पुनः बनती हैं तो वो प्रस्ताव पास होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको स्पीडी करने के लिए बात जाती है। लेकिन जहां तक भारत सरकार का मानना है, भारत सरकार ने ये मान लिया है कि उस समझौते के तहत ये श्रीलंका को दे दिया गया है। ये बात ऐसे भी है कि 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात चल रही थी, तो उस समय के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आप अब ये कानूनी पहलू ये है कि 74 के समझौते के तहत ये श्रीलंका को दे दिया गया है, अब वापस लाने का यही समझौता है कि अब हम युद्ध करके उनसे छीन लें, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, भावनाएं हैं, क्योंकि मेनली ये मछुआरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं, वह है जापान के फुकुशियामा परमाणु संयंत्र का दूषित जल जो समुद्र में छोड़ने का है, वो फिर से चर्चा में क्यों हो गया है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है जापान के मीडिया ने 30 मार्च को, जापान के अधिकारियों ने 30 मार्च को कहा देर रात में कि जापान और चीन के अधिकारी विशेषज्ञ आपस में इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए सहमत हो गए हैं। ऐसे में ये मुद्दा चर्चा में हो गया है। हम समझेंगे कि ये मामला क्या है, जापान के इस फैसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, जापान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, या आस पड़ोस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, और जो चीन जो है, उसके पहले ये कि क्या यह जल सुरक्षित है, और अंततः कि चीन की ये प्रतिक्रिया क्या है, सुरक्षा को लेकर है या कोई और है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि जापान के विदेश मंत्रालय ने 30 मार्च की देर रात को कहा कि जापानी और चीनी विशेषज्ञों ने प्रभावित फुकुशियामा परमाणु संयंत्र में उपचारित अपशिष्ट जल पर बातचीत की, और पिछले साल टोक्यो द्वारा समुद्र में पानी छोड़ने के बाद घोषित होने वाली यह पहली ऐसी वार्ता है। इस तरह की वार्ता जापान के एक और पड़ोसी, यानी चीन का भी पड़ोसी है, दक्षिण कोरिया के साथ शुरू से ही जापान ने जो है उसको अपनी इस ट्रीटिंग और सारी चीजों में शामिल करता रहा है, लेकिन चीन उसमें शामिल नहीं होता रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि चीन भी उसमें शामिल हो रहा है, और चीन और जापान
इस अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने को लेकर आमने सामने है। जापान का कहना है कि इसका सुरक्षित तरीके से ट्रीट किया गया है, आईएईए के गाइडलाइंस के आधार पर यह जल सुरक्षित है, इसके बाद यह समुद्र में छोड़ा जा रहा है। जबकि चीन का कहना है कि यह दूषित है और उसने उस जापान के उस पूरे समुद्री क्षेत्र में जहां छोड़ा जा रहा है वहां से सी फूड आयात पे रोक लगा दिया है, जो कहीं ना कहीं जापान के लिए जो सी फूड निर्यात है, जो काफी बड़े मात्रा में चीन को होता है, वो प्रभावित हो रहा है। और चीन जापान के बीच में जो ऐतिहासिक रूप से कह सकते हो कि एक कटुता है, वो पुनः बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इसको कम करने के लिए एक कोशिश हो रही है, इसको देखते हैं। तो आइए, मामला क्या है। मामला ये है कि 13 अप्रैल 2021 को जापान की सरकार ने कहा था कि अगले 30 साल में जो भी उसके पास पानी है, जल है, दूषित जल है, उसको वो धीरे धीरे करके समुद्र में छोड़ेगी, पतला करते करते, ताकि उसका जो प्रभाव थोड़ा बहुत हो भी वो नगण्य रहे। हुआ क्या था कि वर्ष 2011 में जापान में भूकंप आया था, सुनामी आई थी, जिसके कारण जो है पानी भर जाने के कारण जो प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट का, उसका कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसमें विस्फोट हो गया थे और जो पानी है पूरी तरह से दूषित हो गया था। बाद में उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद लगभग 10 साल तक जो है जापान उसको ट्रीट करता रहा, आईएईए के और कई सारे देशों के सुरक्षा निगरानी में उसको ट्रीट करता रहा, क्योंकि जापान का कहना है कि अब उससे ज्यादा लंबे समय तक उसको वो रोके नहीं रख सकता है, उसको धीरे धीरे करके पानी को रिलीज ही करना पड़ेगा, अन्यथा वो पूरे एक बार में अगर रिलीज हो जाएगा तो वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए जो है जापान ने धीरे धीरे इसको छोड़ना चालू रख दिया है। अब देखा जाए कि जापान के इस फैसले की लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जैसे लोग हैं, वो जैसे जापान के लोग हैं वो कुछ सशंकित हैं, कुछ नहीं हैं। दक्षिण कोरिया के लोग पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन जब छोड़ा गया तो जिस एरिया में छोड़ा गया वहां पे गेस्चरिंग दिखाने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री दोनों ने सी फूड खाया था, यानी कि हम खुद ही खा रहे हैं तो ये बेहतर है। लेकिन चीन जो है इसको लेकर जो है विरोध करता रहा है और उस पूरे एरिया में जो है जापानी जो पूरे एरिया में सी फूड पे जो है निर्यात पर उसने रोक लगा रखी है कि वहां से वो निर्यात नहीं करेगा और उसका वो ज्यादा विरोध कर रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि जरा तकनीकी पहलू देख लिया जाए कि क्या ये जो अपशिष्ट जल है, हालांकि वो ट्रीटेड है, उसका समुद्र में छोड़ना सुरक्षित है। तो इसको लेकर देखा जाए तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो कि परमाणु सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सर्व प्रमुख एजेंसी है, उसका मानना है कि जापान ने इसके ट्रीट में आईएए के सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया है और उसको छोड़ना कोई मतलब वो कोई बहुत नगण्य प्रभाव होगा, उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। और आईएईए की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह उपचारित पानी छोड़े जाने वालों के लोगों से पीने के पानी छोड़ने से लोगों और पर्यावरण पर नगण्य रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा। और इस जांच में आईएईए ने कई सारे देशों के विशेषज्ञों को उसमें भी शामिल किया था। साथ ही में जो पड़ोस के देश हैं उन देशों के विशेषज्ञ, जैसे कोरिया के, उसने चीन को भी बुलाया था जापान ने, क्योंकि जापान ने पारदर्शिता दिखाई थी। वो खुद ही रेडियो एकमात्र देश है जो कि कह सकते हो कि न्यूक्लियर बम का शिकार है, जो है रेडियो एक्टिविटी को झेला है, कई पीढ़ी तक झेला है। इसलिए उसने उसके लेकर जो है उसके ट्रीटिंग को लेकर जो है जो आस पड़ोस के देश थे उनको भी उसमें शामिल किया। उसने चीन को भी न्योता दिया था, चीन नहीं शामिल हुआ था। दक्षिण कोरिया उसके ट्रीटिंग के हर चरण पे उसमें शामिल रहा है, इसलिए देखिए उसको लेकर बहुत ज्यादा दक्षिण कोरिया में चिंता नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि उसका नगण्य प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ लोग जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम रमन्ना है, उनका कहना है कि ये ठीक है कि प्रभाव कम रहेगा, लेकिन समुद्री जल पे थोड़ा सा भी प्रभाव पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको लेकर आशंका है। तो अब ऐसे में ये प्रश्न है कि चीन की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है। तो देखिए, जो चीन की जो प्रतिक्रिया है इसको लेकर वह सुरक्षा से ज्यादा भू राजनीतिक है, जियोपॉलिटिक्स का उसमें मुद्दा है। मुद्दा यह है कि चीन और जापान जो है एक दूसरे के, आप समझ ही रहे हैं, विरोधी रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से विरोधी रहे हैं। और चीन और दक्षिण कोरिया का संबंध, जापान और दक्षिण कोरिया का संबंध, जापान का ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध, जापान का भारत के साथ संबंध, ये सारी चीजें चीन को जापान के बीच में और कटुता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ इसको भी उसी का एक जो है विकास मान रहे हैं कि जो ये विरोध हो रहा है ये कहीं ना कहीं
उसका क्या है, उसी राजनीतिक भू राजनीतिक कारणों से ही ये किया जा रहा है, जबकि सुरक्षा का कारण नहीं है। लेकिन चीन की भी एक समस्या है कि चीन भी चाह रहा है कि वो दक्षिण कोरिया और जापान का करीब आ रहे हैं, तो वो उसको लेकर चिंतित है और वो कोशिश कर रहा है कि वो इस समस्या को दूर किया जाए। जापान ने भी पहल की होगी और जापान चाह रहा है कि उसका ये जो निर्यात है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी उसकी आबादी प्रभावित हो रही है, उसको दूर किया जाए, क्योंकि अंततः उस पानी को तो कहीं ना कहीं छोड़ना है। और उसी समस्या को लेकर जो है, परमाणु ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में एक प्रमुख संदेह होता है कि इस तरह की आपदा आ जाती है तो उस आपदा के बाद भी, उस जैसे कोई आपदा आई समाप्त हो गई, लेकिन अगर परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर है या इस तरह की है तो उस आपदा के बाद भी उसको उस मैनेज करना कई सालों का जो है, जैसे 10 साल तो उसको ट्रीट किया, इसके बाद 30 साल तक उसमें डाला जाएगा और उसमें भी लगातार निगरानी की जाएगी। जापान ने पूरे रक्षोपाय किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेह और चिंता का तो विषय ये बना हुआ है। ठीक है, हालांकि जो चीन और जापान का है, चीन का विरोध हो वो भू राजनीतिक ज्यादा है सुरक्षा कारणों की अपेक्षा। ठीक है, अगला देखते हैं, वैकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे। वैकोम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को जो है केरल के एक त्रावणकोर रियासत के वैकोम, जो कि एक मंदिर का शहर था, उसमें मंदिरों के प्रवेश को लेकर, छुआछूत को लेकर किया गया एक आंदोलन है। यह गांधीवादी आंदोलन से प्रभावित था। जो है उस समय जो गांधी जी का आंदोलन असहयोग आदि चल रहा था, उसी से प्रभावित था कि 1924 से, और ये 604 दिन तक लगातार चलता रहा हर तरह की समस्या के बावजूद। और इसने 604 दिन के आंदोलन के दौरान भी अहिंसक ही रूप धारण किए रहा और जाति आधारित जो भेदभाव है, उसमें जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उसमें एकीकरण को या ज्यादातर जातियों का सहयोग इसमें रहा। और ये कहीं ना कहीं इसको जो है एक महत्व बताती है। और वैकोम सत्याग्रह भारत में मंदिर सुधार आंदोलन या मंदिर प्रवेश आंदोलन का पहला आंदोलन होने का इसको क्या है, जो है तमगा हासिल है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो परिचय में देखा जाए तो 100 वर्ष पहले केरल का वैकोम शहर, जो उस समय त्रावणकोर रियासत में स्थित था, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन का केंद्र बन गया था। 30 मार्च 1924 से शुरू हुआ था और यह 23 नवंबर 1925 तक ये चला था, 604 दिन तक। और इस 20 महीने तक चलने वाले वैकोम सत्याग्रह ने पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, जहां तक इस समय जो है समस्या क्या थी कि जो उस समय उत्पीड़ित या जो डिप्रेस्ड या जिसे आज हम दलित वर्ग कहते हैं, उसके लोगों को, या अनटचेबल जो लोग कहते हैं, उस मंदिर के आसपास के सड़क पर से भी गुजरना मना था। इतना सख्त जो है छुआछूत की व्यवस्था उस समय थी और उसको लेकर यह विरोध चला था। तो वैकोम सत्याग्रह के बारे में ये जो है 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ, बाद में जो है नवंबर 2025 तक चलता रहा जो ये आंदोलन जो है। और इसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के नेता टी.के. माधवन, जो स्वयं एक एझावा जनजाति के थे, के कलपप्पन और के.पी. केशवन मेनन ने भी किया था। हालांकि इससे ई रामास्वामी भी जुड़े हुए थे, पेरियार भी जुड़े हुए थे, तो ये सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी टी.के. माधवन ने। ठीक है, जहां तक इसका है कि इसमें जो हुआ कैसे, ये आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, उसमें यह था कि गांधी जी ने त्रावणकोर राज्य के उस समय तत्कालीन पुलिस आयुक्त के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत जो है 30 नवंबर 1925 को आधिकारिक तौर पे इसे वापस ले लिया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि जो आंदोलन सत्याग्रह के दौरान जो है जो आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया था। और जो मंदिर है, मंदिर के 3 तरफ के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए थे। एक तरफ का रास्ता, पूरब का रास्ता, वो अभी भी उच्च वर्ग की जातियों के लिए ही आरक्षित था। और इसलिए चूंकि इसमें पूरा नहीं मिला था, इसको लेकर जो है उस समय जो पेरियार थे, वो इससे जो है कह सकते हो कि नाखुश थे, गांधी जी से भी नाखुश हुए थे। लेकिन पुनः देखा जाए तो इसके कारण कहीं न कहीं कुछ हुआ। और बाद में एक वहां के त्रावणकोर के राजा ने जो है 1936 में एक एक्ट पास करके पूरे त्रावणकोर में मंदिरों में दलितों के प्रवेश को जो है अलाउ कर दिया था। तो इसका जो उदय का कारण वो क्या है, तो उसमें है एजवा समुदाय का उदय।
देखिए उसमें त्रावणकोर के राजा ने शिक्षा की व्यवस्था बेहतर की थी, तो जो एझावा समुदाय था उसमें आर्थिक जो है शैक्षणिक विकास होने के साथ साथ उसमें आर्थिक और संपत्ति भी आ गई थी। लेकिन जातिगत और धार्मिक दृष्टि से वो अछूत ही बने रहे थे, उनके साथ भेदभाव ही होता था। पहले उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो अन्य पहलू में मजबूत हो गए, लेकिन जो है जातिगत और इस तरह के करते थे, तो उनके अंदर भी ये विरोध का भाव था। उदाहरण तो ये भी है कि उस समय के एझवा के एक मशहूर जो है उद्योगपति कह सकते हैं, बिजनेसमैन है, वो उस रास्ते पर भी उनका ड्राइवर जो है, जो नॉन एझवा था, वो कार लेकर जाता था और वो पैदल घूम के जाते थे। यानी कि कार, जब उस समय किसी के पास कार नहीं थी, उनके पास कार थी, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते से नहीं जाते थे। ये इन सब कारणों से एझवा जनजाति का जो आर्थिक और शैक्षणिक जागृति हुई थी, उसमें त्रावणकोर के राजा की नीतियां भी महत्वपूर्ण थी। उसके कारण इसका विरोध हुआ और बाद में गांधी जी के जो है जो चल रहा था आंदोलन असहयोग, उसको लेकर ये प्रभावित हुए। 1917 में ही जो है देखा जाए कि इसका परिणाम और विरासत, यानी 1917 में इसको शुरू किया गया था, वही माधवन। फिर जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं तो उसको कारण लेकर ये अहिंसक आंदोलन, अहिंसक नॉन वायलेंट आंदोलन चला है। और इसका परिणाम देखा जाए या विरासत देखा जाए तो परिणाम ये है कि भाई 30 नवंबर 2025 को ये आंदोलन समाप्त हो गया था गांधी जी के उसमें करने को कारण। हालांकि जो पूरा मांग था वो नहीं हुआ था, इसलिए पेरियार जैसे लोग इससे जो है नाखुश थे, गांधी जी से भी नाखुश थे। लेकिन फिर भी 3 तरफ की रोड उन्हें छोड़ दी गई थी, लेकिन पूरी नहीं छोड़ी गई थी। बाद में 1936 में अगर देखा जाए तो नवंबर 1936 में, यानी लगभग 11 साल बाद, त्रावणकोर के महाराजा ने ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश की उद्घोषणा की, जिसमें राज्य के मंदिरों में सभी जातियों को सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा लिया गया था। और इस तरह से देखा जाए कि इसके 2 महत्वपूर्ण है। एक कि इसने भारत में पहला दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन को जो है चलाया, और दूसरा ये अपने समय का एक अहिंसक आंदोलन था। और भारतीय राजनीति में अपनी सारी कमियों के बावजूद भारतीय राजनीति में अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को ये केंद्रीय बिंदु बता दिया जाए। उसके बाद आप देखेंगे गांधी जी के भी आंदोलनों में भी ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही है। बाकी के जो ये प्रश्न हैं इनको देख लीजिएगा। जो है चर्चा में रहे कच्चा तीबू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर प्रचार कीजिए। कच्चा तीबू भारत और श्रीलंका के बीच 5 दमनबुद्ध में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का सेंट एंथोनी चर्च सहित कुछ मछुआरों की बस्ती की बसावट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो न्यूज है कि जापान सरकार के फुकुशियामा परमाणु संयंत्र में दूषित पानी समुद्र में छोड़ने की योजना की घोषणा की। ये किस प्रक्रिया और किस संस्था द्वारा ये दिया गया था? तो ये अनक्लॉज है, यूएनईपी है, आईएईए है और आईपीसीसी है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तीसरा है हाल ही में चर्चा में रहे वैकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सत्याग्रह के कारण जातिगत आधार पर एक बड़ा विभेद दिखाई दिया था। इसको। दूसरा है वैकोम सत्याग्रह ने पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत की थी। इन दोनों के आधार पर इन प्रश्नों को आपको जवाब देना है। चौथा है हाल ही में चर्चा में रहे भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के संदर्भ में। इसमें ये स्टेटमेंट है कि एक समझौते के हिस्से के रूप में भारत ने कच्चा तीबी को श्रीलंका को सौंप दिया। समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरों को अभी भी कच्चा द्वीप तक पहुंचने की अनुमति थी। इस समझौते में कच्चा तीबू द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार का मुद्दा सुलझ नहीं सका और उपयुक्त सभी। और अंतिम जो है कि फुकुशियामा परमाणु संयंत्र संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जापान स्थित एक परमाणु संयंत्र है जो 2004 की सुनामी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दूसरा है जापान सरकार ने अगले 30 वर्षों में फुकुशियामा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से अधिक दूषित जल को धीरे धीरे करके समुद्र में छोड़ने पर किया है। ये 2 स्टेटमेंट है, इन्हीं के आधार पर ये 4 प्रश्न है। इनमें से 4 ऑप्शन है, पहला दूसरा, पहला एक सही, केवल 2 सही, दोनों नहीं सही। आप इसको हल करेंगे, इसका आंसर हम नहीं देंगे। हालांकि जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए हल करिएगा। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।